हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एफकैट 2025 के अंदर जो क्लास नंबर हमारी फोर्थ है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। इसके कुछ मिक्स क्वेश्चन आपके लिए। अगर अभी तक आपने सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक नहीं पढ़ा तो फिरदौसी बैच या फिर आप इस कोर्स से आप कवर कर सकते हैं, जिसमें आपको सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक क्वेश्चन जो है समझ आ जाएगा प्रॉपरली। ठीक है, एफकैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एफकैट के लिए रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एफकैट की रीजनिंग का कोर्स भी अवेलेबल है। तो एफकैट के ये 5 प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस करके मैथ रीजनिंग के अंदर अच्छे स्कोर कर सकते हैं। और ये इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो करके जो भी क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहते हो मैसेज करके डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपका कोई मैथ का डाउट है तो वो यहाँ पे भी सेंड करके आप पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम तो जरूर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी प्रॉपरली, जिसका बेनिफिट आप सारे बच्चे ले सकते हैं। कुछ बच्चों का डिमांड था, सर आप फिरदौसी बैच जैसा सेकंड डे को और कोर्स लॉन्च करो जिसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो। तो ये कोर्स आपका बेसिकली सिमिलर टाइप का ही है, जो कि आपका फिरदौसी बैच से सिमिलर ही होगा। जैसे कि उसमें भी हमने रिकॉर्डेड सेशन आपको प्रोवाइड करवाए थे सिर्फ क्वेश्चन आंसर, वैसे इसमें भी आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे ही पहला क्वेश्चन आएगा तो वीडियो पॉज करके आप हर एक क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। काफी अच्छा कंटेंट होगा, आपको करने में भी थोड़ा टाइम लग सकता है। कुछ क्वेश्चन आपके लिए नए होंगे बिल्कुल ही, और हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपने पहले किए होंगे। तो हमारा टारगेट ये होगा बेसिकली कि आप 1 मिनट के अंदर पर क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके आप हर एक क्वेश्चन को ट्राई करो, ऑप्शन मार्क कर लो, जो आपका आंसर आ रहा है वो अपनी कॉपी पे लिख लो और चेक करो कि वो आपका आंसर सही हुआ या गलत हुआ। ठीक, तो टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें एसआई और एक्सईआई के टोटल मैंने मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड करवाए हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें नहीं भी हो पाएंगे क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है, कंपाउंड इंटरेस्ट एक अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है और टॉपिक है। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके 20 क्वेश्चन रख रहा हूँ तो नॉर्मली इसके कुछ क्वेश्चन बचे भी होंगे, तो वो आने वाले टाइम के अंदर हम और भी क्लासेस उसके बेसिस के ऊपर रख लेंगे, या फिर आप इस फिरदौसी बैच जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वहां से जाके आप सारे क्वेश्चन कवर आउट कर सकते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, पर्सन इन्वेस्टेड 2000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 7 years टू obtain a total amount of rupees 3400 on a certain annual rate of interest. What was the rate of interest to obtain the above amount? काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, जैसे ये नया क्वेश्चन आपको लगे, कई बार बच्चों को लगता है कि नया क्वेश्चन बन के आ गया। नया नहीं होगा, बस लैंग्वेज चेंज हो रही होगी। ठीक, तो बेसिकली इसके क्वेश्चन के अंदर पहली बात तो सिंपल इंटरेस्ट की बात है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सीधा सीधा रहता है पी आर टी बाई 100 इक्वल टू एस आई। ठीक, अब पी क्या होगा, आर क्या होगा, टी क्या होगा, वो जाके आप फिरदौसी बैच में सारा डिटेल स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं बात करूं अमाउंट की, तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक, तो अमाउंट इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास 3400 रुपए गिवन है। उसने बोला कि उसको 7 साल के बाद इतना पैसा मिल गया, अमाउंट ऑफ रुपीज दिस, और प्रिंसिपल कितना है 2000। उसने 2000 जमा करवाया था, 3400 रुपये उसको अलग से मिल चुके हैं, तो अलग से इंटरेस्ट कितना मिला होगा, अलग से इंटरेस्ट उसको यहाँ पे 1400 रुपये मिल गया होगा। अब हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पर ये बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल फॉर्मूले से इसी से लगा लो। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास यहाँ पे 2000, आर हमें पता नहीं है, टाइम है 7 साल, डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है मेरे पास यहाँ पे 1400 रुपये। ये डबल जीरो इससे कट जाएगा, एक जीरो इससे कट जाएगा, और ये हमारे पास 14 इससे कट जाएगा 10। तो आर की वैल्यू सीधी सीधी निकल के आ रही है 10%। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेकंड के ऊपर। Two equal sum are lent at 10%, 8% simple interest respectively. At the same time, the first sum is received 2 years earlier than the second one, and the amount received in each case is was 36900. Each sum was। काफी अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, अगर आप एक बार ट्राई करके देखो आपको समझ आएगा इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। इसका देखो शॉर्टकट भी है, मैं आपको बोलूँ कि आप ऐसे ऐसे कर लो आपको भी समझ आ जाएगा, शॉर्टकट अच्छा भी लगेगा। बट पेपर में अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी ट्विस्ट होके आ गया तो वहां पे शॉर्टकट फेल हो जाएगा। तो बेसिक से ही आप इस क्वेश्चन को कर लो, आपका टाइम उससे भी बच जाएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट के तो बेसिक से आप इजिली आंसर कर सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए आप सारे बच्चे ध्यान रखो। सबसे पहला क्वेश्चन कि मान लो टाइम हमारे पास जो होगा वो हमारे पास यहाँ पे आप इसको एक्स मान लो, ठीक है, टाइम को टी मान लेते हैं। अब एक पर्सन कह रहा है कि उसको 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है, दूसरा कह रहा है 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है। एक पर्सन ये भी कह रहा है कि 2 साल पहले उसको कुछ जो पैसा था वो मिल चुका है, मतलब एक बंदे को 2 साल पहले इंटरेस्ट मिल गया, एक पर्सन ऐसा है जिसको 2 साल तक और अभी इंटरेस्ट मिलेगा। तो नॉर्मल सी बात है, जिसका इंटरेस्ट ज्यादा होगा उसको टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। जिसका इंटरेस्ट जो होगा वो यहाँ पे कम होगा उसको टाइम ज्यादा लगेगा। कब, जब उसको यहाँ पे
अमाउंट जो रिसीव्ड हो रही है वो ईच केस के अंदर यहाँ पर इतनी हो रही है, मतलब हर एक केस के अंदर सेम हो रही है। अगर अमाउंट सेम हो रही है तो नॉर्मल सी बात है, इसका जो भी इंटरेस्ट होगा वो इसके इंटरेस्ट के बराबर आना चाहिए। सिंपल सा फंडा, ठीक है। तो सिंपल फंडे को समझने के लिए आप सारे बच्चे एक बात और भी समझे कि अगर मैं 8% को टी टाइम के लिए लगा देता हूँ, तो जो हमारे पास यहाँ पे 10% होगा, उसको भी मान लेते हैं मैंने यहाँ पे टी टाइम के लिए लगा दिया, तो इसका इंटरेस्ट या अमाउंट बराबर हो सकता है? कभी कभी भी नहीं हो सकता। इसको कम इंटरेस्ट मिलेगा, इसको ज्यादा मिलेगा। अब उसने दे रखा है यहाँ पर कि द फर्स्ट सम रिसीव्ड 2 ईयर अर्लियर देन द सेकंड मंथ, मतलब इसको मान लो टी टाइम के अंदर मिल गया होगा, तो ये जो ये वाला होगा ये 2 साल पहले का इंटरेस्ट मिल गया होगा इसको। इसको 2 साल हम और इंटरेस्ट दे देंगे, तब जाके इसका इंटरेस्ट बराबर होगा। क्लियर? अब यहाँ पर आप सारे बच्चे ध्यान रखिए, यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं कि पी लिख दे, ये आर हो गया, ये टाइम हो गया, डिवाइड बाय 100। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, मैं लिख ही देता हूँ, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100, और परसेंटेज हट जाएगा यहाँ से। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100, तो यहाँ पर 100 कट जाएगा, पी और पी कट जाएगा। तो बेसिकली आपका ये क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से, ये वाले पोर्शन से सिर्फ इतना ही बच गया जो हम लिख रहे हैं, 8t+2 इज इक्वल टू 10 ऑफ टी। क्लियर? तो ये आपको समझ आया हमने कहाँ से लिखा, 8t+2 इंटू 10 ऑफ टी। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर ये इससे कट जाएगा पूरा का पूरा, यहाँ पर आएगा 4 ऑफ टी प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 5 ऑफ टी। सो वी कैन से टाइम जो आया वो 8 साल आ चुके हैं। क्लियर? आई होप सब बच्चों को इतना सा बेसिक पॉइंट समझ आया। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है, ना कि सिंपल इंटरेस्ट। सो अमाउंट क्या होता है? अमाउंट मेरे पास होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। क्लियर? सो अमाउंट कितना है यहाँ पे 36900, प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे पता नहीं, सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है पी इंटू आर, आर हमारे पास कितना है यहाँ पर, आप इनमें से कोई भी लगा सकते हैं। अगर ध्यान रखना है इस बात को भी प्रॉपर्ली समझ के, अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 10% लगाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय टाइम होगा, टाइम कितना है टी, टी कितना है मेरे पास 8 साल डिवाइड बाय 100। अगर आप यहाँ पे 8% लगाएंगे तो टाइम कितना हो जाएगा t+2। क्लियर? सो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 80 है, 80 से कट जाएगा 4/5। क्लियर? सो आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, 36900 दैट इज इक्वल टू 5 ऑफ पी प्लस 4 ऑफ पी बाय 5। तो 5 इधर आके ऊपर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा टोटल आपके पास 9p। तो 9 इससे कट कर लो, 9 आप इससे कट कर लोगे 4100, तो 4 से आप 5 को मल्टीप्लाई कर लोगे, आपका 20,000 से ऊपर चला जाएगा थोड़ा सा, तो 20,500। तो ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी से राइट। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी समझनी पड़ेगी और ये पैटर्न आपको समझना पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड के ऊपर। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसकी कैलकुलेशन मैं बोलूंगा कि आप खुद भी ट्राई करें, ताकि आपको समझ आए कि ये क्वेश्चन हम डायरेक्ट ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ठीक, टू इक्वल सम आर लेंट एट 8%, 4% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम रिस्पेक्टिवली एट द सेम टाइम द फर्स्ट सम रिसीव्ड 2 ईयर अर्लियर देन द अदर एंड द अमाउंट रिसीव्ड। ये सिमिलर ही क्वेश्चन है जो अभी हमने डिस्कस किया, तो ये आपका होमवर्क है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बता देना क्या आया, जो भी आएगा वो आप मुझे बता देना। ये आपका सिमिलर जो अभी क्वेश्चन किया हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ए सम ऑफ रुपीज 10,200 इज इन्वेस्टेड partially at 8% per annum and the remaining at 6% per annum for the 3 years at simple interest. If the total interest is rupees 2124, how much money was invested at 6% per annum? जिन्होंने बेसिक ऑफ सिंपल इंटरेस्ट किया होगा फिर दोषी बैच में, तो उनको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ गया होगा कि हम इसको मिक्सचर एलिगेशन से कर सकते हैं। तो आप इसको मिक्सचर एलिगेशन से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जिनको पता है उनके लिए। ठीक है, अब जो बच्चे अभी फ्रेश है, न्यू है, उनको पता नहीं फिर दोषी बैच के बारे में, उनको पता ही अभी मिक्सचर एलिगेशन, उनको थोड़ा बेसिक ही आता है। तो बेसिक के साथ साथ भाई पहले फिरदौसी बैच लगा लो, आपका फायदा वहीं पे होगा ज्यादा। तो यहाँ पे हम सिर्फ ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो हम बट फिर भी हम इस क्वेश्चन को बेसिक से कवर करेंगे कि हमें एक फॉर्मूला याद है कि PRT/100 करेंगे तो इंटरेस्ट आएगा कब, जब क्वेश्चन आपके पास सिंपल इंटरेस्ट का होता है। ठीक है, सो प्रिंसिपल आपके पास यहाँ पर सम ऑफ रुपीज गिवन है 10,200 रुपये टोटल। इसमें से कुछ 8%, कुछ 6% के ऊपर दे दिया उसने। तो हमें नहीं पता 8% पे कितना दिया, 6% पे कितना दिया, बट हम ये बोल सकते हैं कि 8% वाला अगर x होगा तो 6% वाला यहाँ पर 10,200 माइनस x होगा। मतलब अगर इसको यहाँ पर प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम कितना 3 साल का है, तो डिवाइड बाय 100 करेंगे तो इसका इंटरेस्ट आएगा। इसका भी ऐसे ही कर लो, यहाँ पे प्रिंसिपल
मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट अब की बार यहाँ पर इसका फिर से कितना आएगा, 8 आएगा, मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय 100। सॉरी 8 नहीं आएगा, यहाँ पे इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया 6 आएगा। क्लियर हो गया। तो इन दोनों का जो हमारा पास इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट होगा मेरे पास यहाँ पे 2124। क्लियर, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप बताओ यहाँ पे 6% वाला बताओ कितना इंटरेस्ट होगा। तो 6% वाला इंटरेस्ट इतना ही होगा, तो आपको सिर्फ यहाँ पे 10,200 में से x को बाहर करना है, और x की कैलकुलेशन आपकी यहाँ से आपको सामने दिख रही होगी कि यहाँ से आपको x को सॉल्व करना है। कई बार क्या होता है, बच्चों को लगता है कि सर ये कैलकुलेशन ना बहुत डिफिकल्ट होगी। भाई इतनी डिफिकल्ट कोई नहीं होती, आप इसको समझ के कर सकते हैं। जैसे कि इसमें से अगर मैं x बाय 100 को अगर कॉमन निकालू तो निकल जाएगा, 3 को भी कॉमन निकालेंगे निकल जाएगा यहाँ पे, और इसमें से अगर कॉमन निकालना चाहो कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे 3/100 तो दूर से दिख रहा है, कॉमन निकल जाएगा। और 8 है, 8 में से 2 कॉमन निकल जाएगा, 6 में से भी 2 कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा मेरे पास 4x प्लस यहाँ पे बचा मेरे पास 3 को आप इससे मल्टीप्लाई कर लोगे 30600 माइनस ऑफ 3x। क्लियर, दैट इज इक्वल टू 2124। और ये हमारा 6 टाइम हो जाएगा, तो 6 टाइम इसे सीधा कट कर लो 3 बार, यहाँ पे आ जाएगा 18, और ये हो जाएगा हमारे पास 35 टाइम एंड 4, तो 100 ऊपर चला जाएगा। ये आएगा 4x प्लस 30600 माइनस 3x इज इक्वल टू, माइनस ही आएगा ना, हाँ ठीक है। सो ये वाली वैल्यू को आप 100 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज 35400, और ये वाला जो है वैल्यू 30600 इधर आके माइनस हो जाएगा 00, और ये आएगा 8 एंड 4। तो x की वैल्यू जो है वो 4800 निकल के आई। x की वैल्यू मेरे पास 4800 निकल के आई, बट हमारे पास जो 8% की वैल्यू थी वो थी x, और जो 6% की वैल्यू थी वो थी मेरे पास यहाँ पे 10,200 माइनस एक्स। तो अगर 8% वाला पूछा होता तो आंसर हमारा 48 होता। उसने 6% पूछा हुआ है, तो यहाँ पे आप x को लिखेंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 10,200 माइनस 48। तो आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, आंसर आएगा 5400। हो सकता है किसी बच्चे को लगे सर ये तो बहुत टाइम लग गया, भैया 1 मिनट से पहले आंसर आएगा अगर आप खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि मुझे समझाने में लिखने में टाइम लगेगा। हो सकता है मैं जब प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो आपको एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ, अगर मैं सीधा लिखता तो मैं इनको सीधे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये एक ही एक्स बचा, और ये वाला वैल्यू माइनस हो जाएगा इधर। तो कैलकुलेशन आपके अकॉर्डिंग है। और दूसरी बात है मिक्सर एलिगेशन, वो भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि हम उसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, if a certain sum become 2 times in 5 years at compound interest, then in how many years it will become 8 times? So principal P and become जो B होता है उसका मतलब होता है मेरे पास अमाउंट। ठीक है, सो प्रिंसिपल है वो आपके पास यहाँ पे अमाउंट बन गया, अमाउंट बन गया 2P। अब जब 5 साल की बात हो रही है, तो जिन बच्चों को याद हो जब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट डिस्कस किया था तो वहां पे बताया था कि वहां पे मल्टीप्लाई होता है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है प्लस होता है। ये दो चीजें समझाई थी आपको। तो पी से 2P आने का एक ही तरीका है, जब मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, और इस मल्टीप्लाई 2 के लिए मुझे कितने साल लगे, यहाँ पे 5 ईयर्स लगे टोटल। अगर मल्टीप्लाई बाय 2 के लिए मुझे 5 ईयर्स लगे, तो इसको अगर मैं फिर से मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो 5 ईयर्स फिर से लगेंगे, कितना हो जाएगा 4P। 4P नहीं, हमें 8P चाहिए, तो फिर से एक बार यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पे 5 ईयर्स और लगेंगे, तो कितना हो जाएगा 8P। कितने साल लगे टोटल, 5 5 एंड 5, टोटल 15 ईयर्स लगे। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ये काफी इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो। बट यार ध्यान रखें, अगर यहाँ पे कंपाउंड नहीं होता, यहाँ पे होता सिंपल इंटरेस्ट, फिर तो मान लो हमारे पास प्रिंसिपल है, तो यहाँ पे कितना हो गया 2P हो गया। तो ये क्वेश्चन अगर सिंपल इंटरेस्ट का होता तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक बार प्लस करने के ऊपर आपको कितने साल लगते हैं, यहाँ पे 5 ईयर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो एक बार अगर मैं P ऐड करूंगा तो यहाँ पे 5 ईयर्स लगेंगे, बट हमें P से कितना जाना था, यहाँ पे 8P जाना है, तो कितने ऐड करने पड़ेंगे 7P। तो सभी बच्चों को पता लग रहा होगा कि यहाँ पर एक बार P ऐड करेंगे तो 5 साल लगेंगे, 7 बार P ऐड करेंगे तो कितने साल लगने चाहिए 35, 35 ईयर्स। ये आपका आंसर होगा। तो पर फिर भी आपको ये फिर से आई रिकमेंड, फिर बैच में आपको सारे टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक, और दूसरा इस क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन बनता है, जब आपके पास ये वाला पोर्शन जो है लास्ट वाला गिवन हो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, और पहले वाला पूछ लिया जाए, तब भी आप इसी सीरीज को रिवर्स में लेकर आते हो, कब, जब टाइम आपका सेम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। A sum of rupees 27,000 is divided into two parts A, B such that the simple interest at the rate of 15% per annum after 2 and 4 years respectively is equal. The total interest received together from the A and B. इस क्वेश्चन को करने के भी शॉर्टकट वॉटकट बहुत है।
बट सबसे आसान तरीका आपको मैं बताने वाला हूँ, बट एक बार आप ट्राई तो करो, वीडियो पॉज करके ट्राई करोगे तभी समझ आएगा ना। कई बार क्या होता है स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लास्ट में आपसे इंटरेस्ट नहीं, लास्ट में आपको ये पूछ लिया जाता है कि बताओ ए को कितना पैसा मिला, बी को कितना, तो आपका आंसर सीधा ही दिख रहा होगा। जिन बच्चों को बेसिक आता है, जिनको शॉर्टकट वगैरह आते होंगे, ठीक है, उनको आंसर सीधा दिख रहा होगा कि ये आंसर होगा या फिर ये होगा। बट अगर इंटरेस्ट पूछ ले जाए तो क्वेश्चन एक स्टेप आगे जा चुके हैं। ठीक, अब क्वेश्चन फिर से आपके पास किसके ऊपर आ चुका है, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। तो फिर से सिंपल इंटरेस्ट का क्या होगा, पी आर टी बाई 100 करेंगे। तो अगर मेरे पास यहाँ पर मान लो ये वाले पैसे है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया ए एंड बी, तो प्रिंसिपल मेरे पास यहाँ पर जो भी होगा, पहले वाले का प्रिंसिपल, दूसरे वाले का प्रिंसिपल, पहले वाले का रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरे वाले का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। ओके, पहले वाले के लिए 2 साल, दूसरे वाले के लिए 4 साल, डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100। तो मैंने दोनों का पी आर टी लिखा, पी आर टी मतलब दोनों का इंटरेस्ट लिखा। अगर दोनों का इंटरेस्ट इक्वल है तो मैं सीधा सीधा इक्वल कर दूंगा ना यहाँ पे, और यहाँ पे इसको P1 और P2 का नाम दे सकते हैं आप, क्योंकि इंटरेस्ट अलग अलग है। P1 P2 छोड़ो, आप इसको ए का नाम दे दो, एक ए है एक बी है, ठीक है। तो अब 100 से 100 कट गया, ये हमारे पास इससे कट जाएगा, ये हमारे पास इससे कट जाएगा, तो ए की वैल्यू आ रही है यहाँ पे ट्वाइस ऑफ बी। सो वी कैन से कि अगर यहाँ पर ए डिवाइड बाई बी लिखा जाएगा तो वो आएगा 2/1, जिसको मैं ए रेशियो बी में लिख सकता हूँ यहाँ पे 2:1। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया। अब जो हमने ए और बी था वो था क्या, वो हमारे पास प्रिंसिपल ही तो था। तो टोटल प्रिंसिपल है कितना, 3, और टोटल है कितना मेरे पास ये, तो मैं कह सकता हूँ कि 3 की वैल्यू यहाँ पे 27,000 है, तो एक की वैल्यू यहाँ पे 9,000 होगी, दो की वैल्यू यहाँ पे 18,000 होगी। मतलब ये हो गया कि अगर आपसे पूछा होता कि ए को कितना प्रिंसिपल मिला तो आप बोलते 18,000, तो अगर आपसे पूछा होता बी को कितना प्रिंसिपल मिला तो आप बोलते 9,000। दोनों के अंदर डिफरेंस कितना है, तो वो भी 9,000। ठीक है, अब उसने पूछा है टोटल इंटरेस्ट बताओ कितना है, तो टोटल इंटरेस्ट फिर से वही फॉर्मूला लगा दो जो पहले सीखा है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू इंटरेस्ट डिवाइड रेट इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। तो इसका इंटरेस्ट आ जाएगा ऐसे ही, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। क्लियर, तो यहाँ पर देखेंगे तो 00 से 00 कट जाएगा, ये हो जाएगा 30। 30 को आप इससे मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है, 5400 आ रहा है, और ये मेरे ख्याल से इधर कट जाएगा पूरा का पूरा 0000, ये आ रहा है 90, 90 इंटू 60 आ रहा है, ये भी मेरा 5400। तो यहाँ से मैंने सिर्फ आपको ये समझाने के लिए लिखा है कि इंटरेस्ट दोनों का सेम आ रहा है। क्लियर, अब लास्ट में देखो पूछा क्या हुआ है, लास्ट में पूछा टोटल इंटरेस्ट बताओ कितना है, ए और बी का टुगेदर। तो आप बताओ अगर मैं सिर्फ इसी को सॉल्व कर लेता हूं ऊपर वाले को, तो जितना इंटरेस्ट इतना है उसका इंटरेस्ट भी तो सेम ही आएगा। तो दोनों इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं थी, वो समझाने के लिए लिखा है कि दोनों का इंटरेस्ट सेम आएगा। बट अगर पेपर में पूछा जाए तो सिर्फ एक का इंटरेस्ट निकाल के उसको डबल कर दो, डबल करेंगे ये आपका उत्तर आ गया, क्योंकि हमारे पास जितना ए का इंटरेस्ट है उतना ही बी का इंटरेस्ट है। तो ए का इंटरेस्ट अगर इतना है तो बी का भी उतना ही होगा, तो आंसर डी आएगा, क्वेश्चन नंबर 7। If the difference between the compound interest and the simple interest at 17% per annum on the sum of a money for 2 years compounded annually is this, then find the compound interest। काफी अच्छा क्वेश्चन है, सारे बच्चे एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को स्पेशली आप ट्राई करें। क्लियर, अब जब ऐसा क्वेश्चन आएगा पेपर में, मेरे ख्याल से बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पजल हो जाएंगे, फंस जाएंगे। ठीक है, जितना मुझे लग रहा है आइडिया सबका। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है, अगर आपको ट्री मेथड आता है तो आपका आंसर जल्दी आने वाला है। 17% का मतलब होता है 17/100। ठीक ठीक, और 17/100 लिखा, 17/100 के बाद उसने बोला हुआ है टाइम कितना है, 2 साल का। तो यहाँ पे 17 का डबल हो जाएगा 289 बाई 1 के साथ 40। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर होता है वो मेरा इमेजिनरी प्रिंसिपल होता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो मेरा इमेजिनरी प्रिंसिपल होता है, और 2 साल की ट्री मेरे पास आएगी, तो इमेजिनरी प्रिंसिपल है मेरे पास 1 2 3 4। ठीक, 1 2 3 4 मैंने यहाँ पे लिखा, 4 जीरो लिखी, तो पहले के ऊपर 17% का इंटरेस्ट, तो पहले का इसका 17% कितना होगा, इसका 17% जो होगा, आप इसको 17/100 करोगे, 00 कट जाएगा, वो 1700 रुपये आएगा। इसका 17% कितना होगा, इसका 17, सॉरी ध्यान नहीं, इसका 17% भी 1700 होगा, फिर इसका 17% कितना होगा, ये आएगा 289। सो उन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि इसका डिफरेंस बताओ। इनका डिफरेंस क्या होता है 2 साल के लिए, पहले लिंक को छोड़ देंगे तो ये इसका डिफरेंस आएगा, और ये इसका डिफरेंस है, इसकी वैल्यू आपके पास है यहाँ पे 433.5, क्योंकि यही डिफरेंस है। ये मेरा सारा क्वेश्चन अब इमेजिनरी में, ये मेरा सारा क्वेश्चन रियल में।
मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तो मैं कंपेयर करूंगा। उसने पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ कितना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इन दोनों को सबको ऐड करने पे आएगा। तो 17 और 17 कितना हो गया, 3400। 3400 के अंदर 289 को आप ऐड करेंगे, 9863। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3689। तो इसकी वैल्यू बतानी है आपकी यहाँ पे किसके बराबर आने वाली है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 433.5 डिवाइड बाई 289 मल्टीप्लाई बाय 3689। क्लियर। अब हो सकता है कोई बच्चा बोले सर कैलकुलेशन बहुत बड़ी होगी। बिल्कुल कैलकुलेशन तो बड़ी होगी, बट आप अगर अप्रोक्सीमेट में भी जाओगे तो आपको लग रहा होगा कि 5000 से ऊपर आंसर आएगा और पॉइंटों में आएगा। तो सिंप्लीफाई तो होने वाला है नहीं कि कट जाएगा पूरा का पूरा। तो पॉइंटों में 5000 से ऊपर एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये आपका उत्तर है। बाकी आप इसको एक बार सिंप्लीफाई करें। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। A sum amount to rupees 7560 in 4 years and 6469.44 in 5 years at certain rate of percent per annum. When the interest is compounded yearly, if the rupees 10,000 at the same rate of interest is borrowed for 2 years, then what will be the compound interest in rupees? काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके ट्राई करें। ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि 1 मिनट से पहले बच्चे जो सॉल्व करने वाले होंगे वो सिर्फ 20% ही होंगे। 80% बच्चे इस क्वेश्चन को 1 मिनट से पहले सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और 50% तो बच्चे सॉल्व ही नहीं करेंगे क्योंकि उसको लैंग्वेज में थोड़ा लेंथी लग रहा होगा, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस इस लेवल की नहीं कर रखी। बट आप सभी बच्चों को जब मैंने पढ़ाया था फिरदौसी बैच, मैंने बताया था कि अगर आपके पास यहाँ तक का क्वेश्चन देखें तो यहाँ तक का क्वेश्चन आपके पास है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है और 4 साल से 5 साल में जा रहे हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 दिखते ही आपको पता चलना चाहिए कि ये मेरे पास अमाउंट की बात हो रही है, ये मेरे पास यहाँ पे अमाउंट की बात हो रही है। ठीक है। सो इसका बेसिक भी है, बट मैं आपको इसका डायरेक्ट अप्रोच बता रहा हूँ कि अगर आपके पास टाइम यहाँ पे 1 साल का हुआ, अगर सर टाइम 2 साल का हुआ वो भी क्वेश्चन हमने ऐड किया है, बट अगर 1 साल का होगा तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको यहाँ पे इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ा। मतलब 8469.44 है, तो ये आएगा यहाँ पे 7562। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा मेरे पास 0.44, तो आई गई आएगा 7 आएगा, 0 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 9। तो ये आएगा 907। 907 ही आ रहा है ना, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे वर्बली हम। ठीक है, 907.44। तो ये मेरे पास यहाँ पे इंटरेस्ट आया है, कौन सा, 4 से 5वें साल का, सिर्फ 1 साल का इंटरेस्ट है। तो जो 1 साल का इंटरेस्ट है उसके लिए जो लास्ट ईयर की अमाउंट होती है, मैं प्रिंसिपल नहीं कह रहा, जो लास्ट ईयर की अमाउंट होती है, जो इंटरेस्ट हमने 5th ईयर का मिला है, वो लास्ट ईयर की अमाउंट ही उसका प्रिंसिपल होती है। यही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मेरे पास यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे 7562 से और मल्टीप्लाई बाय करेंगे 100 से। मैं समझाता हूँ इसका स्ट्रक्चर क्या है। मान लो आपको यहाँ पर मैंने बोला कि आपके पास 100 रुपये और आपके पास 112 रुपये बन गए, तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि 12 रुपये आपको मिले किसके ऊपर, इस 100 के ऊपर। तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो पता चल जाएगा ना कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू का इंक्रीमेंट दिखा हमने, हमारे पास इतना हुआ किसके ऊपर, जो पहले वाली वैल्यू थी उसके ऊपर, तो उसका प्रिंसिपल बनेगा। और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपके पास 12% आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गया। कई बार पेपर में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आएगा। अब उसने लिखा हुआ है इफ रुपीज 10,000 एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज बोरो फॉर 2 years देन व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसके लिए आप फिर इसके लिए आप सीधा सीधा ट्री मेथड लगा दें। ट्री मेथड इज, अगर मेरे पास प्रिंसिपल 10,000 है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल का है, तो पहले साल का 12%, इसका 12% कितना हो जाएगा 1200, फिर से इसका 12% कितना हो जाएगा 1200, इसका 12% कितना हो जाएगा 144। तो यहाँ पर इस पूरी लाइन को बोलते हैं हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिर्फ पहली लाइन को छोड़ देंगे तो नीचे वाला होता है डिफरेंस, एस आई और सी आई का। तो 1200 24 हो जाएगा, 2400 में इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 2544। इनको ऐड करना है सभी को, फिर से मैं लिख के बता देता हूँ, 1200 प्लस 1200 प्लस 144। ये आपका उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट व्हेन द सम ऑफ रुपीस इज गिवन, टाइम इज गिवन एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन। तो इसको भी आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास प्रिंसिपल तो गिवन ही, और 3 साल की ट्री है इसके अंदर। 4% का मतलब क्या होता है, 4% का मतलब होगा 4/100 विच इज इक्वल टू 1/25। सो यहाँ पे अगर इसका 4% होगा तो इसका 1/25 ही कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसका 1/25 करेंगे तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं आएगा कितना, 3125। इसको करेंगे बिल्कुल 625 ही आएगा। इसका 4% आएगा 625।
अब जब सेकंड ईयर में जाएंगे तो इसका पहले 4% निकलेगा, इसका 4% निकलेगा यहाँ पे 625, फिर इसका 4% क्या होगा, इसका भी 1/25, 625 का 1/25 करेंगे तो 25 ही आएगा। थर्ड ईयर में इसका 4% कितना होगा, यहाँ पे 625, फिर इसका यहाँ पे 625, फिर इसका यहाँ पे 625, और यहाँ पर इसका 1/25, 4% आएगा इसका 1/25 करने के बाद, दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर। सो नाउ उसने क्या पूछा हुआ है, उसने यहाँ पर 625 नहीं आएगा, सॉरी दैट इज माई मिस्टेक। यहाँ पे इसका आप 1/25 करेंगे वो आएगा 25, एक्स का 1/25 करेंगे वो आएगा 25, और इसका 1/25 करेंगे वो आएगा 1। ठीक है। अब उसने क्या पूछा हुआ है, उसने ये पूछा कि डिफरेंस बताओ एस आई और सी आई का। मैंने अभी अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि पहली लाइन को छोड़ दो, जो बचा हुआ है वो डिफरेंस है, तो 25 को 3 बार ऐड करेंगे हम यहाँ पे, और एक ऐड और होगा, तो आंसर कितना आएगा 76। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर। अब ये ट्री मेथड ऐसे क्यों ही होता है, इसका बेसिक फॉर्मेट क्या है, वो सारी चीजें आपको फिरदौसी में मिलेंगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 के ऊपर। इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू रुपीज 120 इन 5 ईयर्स एंड रुपीज 150 इन 10 ईयर्स, फाइंड प्रिंसिपल। मतलब हमारे पास कोई प्रिंसिपल रहा होगा, इसके बाद यहाँ पे 5 आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स वो 120 रुपीज हो गया होगा। ये अमाउंट है, अमाउंट है तो प्रिंसिपल के अंदर इंटरेस्ट ऐड हो चुका है। क्लियर। और यहाँ से फिर से इस प्रिंसिपल इससे आगे अगर बात करेंगे 150 रुपये हो चुकी है, कब, जब यहाँ पे 10 साल की बात करेंगे, मतलब 5 ईयर्स तो ये रहे और 5 ईयर्स ये रहे। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक है, ये क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिस के ऊपर है, यहाँ पे लिखा नहीं है, बट आपको मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ठीक है। अगर ऐसा ही होता तो उससे भी आंसर आ जाएगा, बट आपका ये क्वेश्चन आपका सी आई का है। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया प्रिंसिपल बताओ, तो मैंने आपको अभी समझाया था कि यहाँ से यहाँ पर जो भी आपका मल्टीप्लाई होगा वही मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, क्योंकि 5 ईयर्स का गैप सेम है जो लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 150 आ जाए, मतलब 120 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तभी 150 आएगा, तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं 150 बटा 120। यहाँ से आप कट करेंगे, ये से कट करेंगे 3 के टेबल के ऊपर, ये आएगा 5/4। सो अगर मैं इसको यहाँ पे 5/4 करूंगा तो ये वैल्यू आएगी, तो इसको भी मुझे 5/4 करेंगे तो यहाँ पर 120 आएगा। मतलब ये हुआ कि अगर प्रिंसिपल को मैं 5/4 कर दूंगा तो 120 आना चाहिए, तो ये से कट जाएगा यहाँ पे 24 बार, और प्रिंसिपल की वैल्यू सीधा निकल के आएगी 96। ये आपका सही उत्तर है। अब ये अप्रोच जो है, ये मेथड्स जो है आपके लिए काफी फायदेमंद होंगे, इनको आप फोकस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 के ऊपर। 11 नंबर क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर एक बार वीडियो पॉज करके आप रीड कर सकते हैं सारा का सारा। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता था, जब भी मैंने पूरा मैथ पढ़ाया आपको फिरदौसी का या किसी भी कोर्स के अंदर, मैंने बताया था कि आपके पास जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 5 कितना आएगा 40। तो मान लेंगे कि जो टोटल हमारे पास प्रिंसिपल है वो 40p ही है। ठीक है, 40 का 40p है। क्लियर, हम इमेजिन कर सकते हैं। नहीं करना तो आप एक्स वाई जेड मान के कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या होगा, इससे आपका टाइम बचेगा। जैसे 40p है तो हमें पता है क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट का है, तो हम यहाँ पे PRT/100 लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा सीधा सीधा इंटरेस्ट का। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 1/8 जो प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल कितना है 40p, 40 का 1/8 करेंगे तो 5 आएगा, मल्टीप्लाई बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई बाय द टाइम डिवाइड बाय 100 इक्वल टू द इंटरेस्ट, प्लस 3/5 ऑफ द प्रिंसिपल। इसका 3/5 करेंगे, ये से कट जाएगा, टोटल हमारे पास 8, 8 इंटू 3 करेंगे 24, तो 24p मल्टीप्लाई बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय द टाइम डिवाइड बाय 100, दैट इज इक्वल टू द इंटरेस्ट। क्लियर। सो प्लस रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना होगा, 24 ये रहा, 5 ये रहा, 29, 29 से आप 40 में से बाहर करेंगे तो 11p बच गया। 11p मल्टीप्लाई बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय द टाइम डिवाइड बाय 100। क्लियर। यहाँ पे हमने टोटल, ठीक है, 2-2 साल ही है सबका, ये हमने लगभग ठीक लिखा है, इज इक्वल टू द इंटरेस्ट ऑफ 1674। सो यहाँ से आपको कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है पी नहीं कैलकुलेट करना भैया, 40p कैलकुलेट करना है टोटल सम, ध्यान में रखना। ठीक है, पहले प्रिंसिपल हम फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल आउट होता हुआ नजर आ रहा है, कि अगर मैं इसको कैंसिल आउट करना शुरू कर दूं तो 100 कट जाएगा, यहाँ पे नहीं कटेगा, तो एलसीएम में दिक्कत आएगी। तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, प्रिंसिपल को और 100 को बाहर निकाल लेता हूँ। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 इंटू 2 करेंगे 50, प्लस यहाँ पे 24 को जब मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा ये आएगा 288, प्लस 20 है, 20 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 220। क्लियर। अब इसकी वैल्यू आपके पास है 167। अब देखो छोटी छोटी कैलकुलेशंस जो होंगी बीच में आती रहेंगी। ठीक है।
आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को जैसे भी कैलकुलेशन बेस्ड आता है आप ट्राई जरूर किया करें। जब आप इसको सिंप्लीफाई करने बैठेंगे तो ये हमारे पास आएगा प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1674, इनको ऐड करेंगे ये आएगा 200, 400 और ये आएगा मेरे पास 558 आएगा 558, और ये 100 वाइड में था, 100 आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा। क्लियर? तो ये छोटी सी कैलकुलेशन जो होगी, जो भी आपके पास कैलकुलेशन आएगी वो आपने सॉल्व कर लेनी है। आप इसको सिंपली करने बैठेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपसे कट जाएगा पूरा का पूरा, लगभग 3 टाइम जा रहा है, तो यह आएगा 300। तो प्रिंसिपल की वैल्यू यहाँ पे 300 आ रही है। उसने पूछा टोटल सम, तो टोटल सम कितना है 40 पी है, तो पी की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे 40 इंटू 300 विच इज इक्वल टू 12,000 इज द राइट आंसर, सी इज ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 के ऊपर। A borrower rupees 28500 at 8% per annum. Interested compounded annually. If the rupees 5780 was paid by him at the end of the first year, then the outstanding amount at the end of the second year. कंपाउंड के ऊपर पूछा गया। तो सबसे पहले आप यहाँ पे चेक करोगे 28500, तो पहले साल का उसको इंटरेस्ट 8% का तो पड़ेगा ना इसके ऊपर, पहले साल का तो उसको यहाँ पे 8% देना ही पड़ेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप इसको कट आउट कर लो, 0000, क्लियर? 285 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये आएगा आपके पास 2280। तो अगर मेरे पास 28500 है तो पहले साल का उसको इंटरेस्ट जो है इतना तो पड़ेगा ना, यहाँ पे इनको ऐड करेंगे 0870 और 3, तो इतना पैसा उसको देना था। इतना पैसा उसको टोटली यहाँ पे देना था 30,780 रुपये, बट उसने दिए कितने? उसने सिर्फ दिए 5780, तो उसने यहाँ पे 5780 दिए, तो यहाँ पे 3 जीरो होगी और ये बचा आपके पास 25। तो अभी उसने यहाँ पे 25,000 रुपया और देना है, 25,000 देना है, बट वो फर्स्ट ईयर की बात है। तो सेकंड ईयर में पूछा कितना है, तो सेकंड ईयर का फिर से इंटरेस्ट लगेगा उसको 8% का इसके ऊपर, तो डबल से डबल जीरो कट जाएगी सीधा सीधा, और यहाँ पे 250 हो जाएगा। 250 को हम सीधा 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 रुपये उसको और देने पड़ेंगे। 25,000 तो देना ही था, 2000 उसको और देने पड़ेंगे, तो सेटलमेंट पूरी करने के लिए उसको टोटल अभी 27,000 देने पड़ेंगे। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 के ऊपर। What will be the amount of rupees 25,000 at the rate of 20% per annum yearly for the 4 years? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ आपने ट्री मेथड लगाना है। ये आपके क्वेश्चन मैंने सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने के लिए डाला है, अदरवाइज मुझे नहीं लग रहा 4 इयर्स का पेपर में आएगा। ठीक है ना? पेपर में आपका लगभग 3 साल तक आने वाला है, 4 इयर्स का फिर भी अगर आ रहा है तो आप एक बार इसको प्रैक्टिस करें और इसके अंदर ट्री मेथड लगाएं और इसमें कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। A sum of money becomes 7/4 of itself in 5 years at a certain rate of interest. What is the rate of interest? Okay. सो ये क्वेश्चन पहले बता देता हूँ कि ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, यहाँ पे मेंशन ही है, तो ये मिस्टेक है क्वेश्चंस की। आप यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। अगर सीआई के ऊपर होगा तो भी हम सॉल्व कर लेंगे, बट अभी क्वेश्चन ऐसा ही है। सबसे पहले आपको बिकम का मतलब पता होना चाहिए। बिकम का मतलब होता है अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है कि मेरे पास यहाँ पे प्रिंसिपल में कुछ इंटरेस्ट ऐड हो गया। तो अगर यहाँ पे प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल को हम पी मान रहे हैं तो इटसेल्फ का मतलब है कि वो जो अमाउंट है वो 7/4 ऑफ इटसेल्फ हो चुका है प्रिंसिपल का। तो क्या यहाँ से मैं ऐसा ही निकालूंगा? तो ये आपके पास इधर आके पी माइनस होगा, तो हम बोलेंगे इसको 3/4 ऑफ द प्रिंसिपल इज इक्वल टू एस आई। अगर आपको ये समझ आए तो हमको एक फॉर्मूला भी आता है कि अब एस आई का क्या होता है, पी आर टी बाई 100 इक्वल टू एस आई होता है, सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल तो पी आ चुके हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, टाइम कितना आएगा 5 ईयर्स डिवाइड बाय 100 इक्वल टू एस आई। एस आई कितना निकाला हमने 3/4 ऑफ द प्रिंसिपल, तो पी से पी कट गया, यहाँ पर ये से कट जाएगा 20 बार, ये इससे कट जाएगा टोटल 5 बार। तो आर की वैल्यू कितनी आ रही है 15%। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 के ऊपर। A simple interest on a sum of a money will be rupees 210 after 3 years. In the next 3 years, principal become 4 times, then the total interest at the end of the 6 year. काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन फिरदौसी बैच में भी था आपके। अब इस क्वेश्चन को एक बार वीडियो पॉज करके आप ट्राई करें। जब आप ट्राई करना सोचेंगे तो काफी बच्चे क्या सोचेंगे कि प्रिंसिपल आपके पास यहाँ पर इंटरेस्ट गिवन है तो प्रिंसिपल फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ऐसे आपके दिमाग में एक प्रोसेस चलेगा। ठीक, बट इस क्वेश्चन को सिंपल वर्ड्स के अंदर आप समझ सकते हैं कि 3 साल के अंदर क्या हुआ। 3 साल में आपको 210 रुपये मिले। अगर उसके नेक्स्ट 3 ईयर्स के अंदर, अगर उसके नेक्स्ट 3 ईयर्स के अंदर जो प्रिंसिपल है वो 4 गुना हो चुका है, उसके नेक्स्ट 3 ईयर्स के अंदर प्रिंसिपल 4 गुना हो चुका है, तो जो इंटरेस्ट होगा ना वो भी आपका 4 गुना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 840 रुपये। और ये तो था ही। अब उसने पूछा है 6 साल में कितना मिला, तो 3 और 3 6 साल, तो 6 साल में उसको 210 भी मिले, 840 भी मिले,
तो टोटल उसको पैसा मिला 1050। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब ये नहीं कि हमने इतना किया और आगे बढ़ गए, बट हमें इसके अंदर एक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। वैसे मैंने सब डिटेल में आपको करवाया हुआ है, बट अभी फिर से रिपीट कर देते हैं कि अगर प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम और ऐसे, अगर मेरे पास प्रिंसिपल यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ और आर और टी का कुछ भी नहीं हुआ, ये सेम है, तो इंटरेस्ट भी आपका मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। याद रखने कब? तब जब टाइम और रेट आपके पास सेम होता है। और ये कब की बात कर रहे हैं? सिंपल की, कंपाउंड में ऐसा कुछ नहीं होता। क्लियर? आई रिपीट अगेन, अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम और एस आई है, अगर मेरे पास यहाँ पे प्रिंसिपल सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, अगर मेरे पास टाइम मल्टीप्लाई बाय 4 हो चुका है, तो इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 4 होगा ही होगा। मतलब यही था क्वेश्चन का। अगर 3 साल के अंदर अंदर जो आपको इंटरेस्ट मिला, अगर उसके नेक्स्ट 3 ईयर्स के अंदर भी, पहली बात तो 3 साल यहाँ पे, 3 साल यहाँ पे, टाइम सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो जो पहले था वही होगा, इसमें लिखा ही नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। तो जो इंटरेस्ट है वो भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो 4 गुना हुआ, क्योंकि प्रिंसिपल 4 गुना हो गया। वही चीज आपको ये बात समझनी पड़ेगी। ठीक है, ये भी क्यों होता है वो सारा बताया गया पहले, फिर उसके लिए आप फिरदौसी बैच जाके चेकआउट करें। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। A sum invested at a compound interest to ₹7800 in 3 years and ₹11232 in 5 years. Find the rate of interest. कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट इसमें गलती, कि अगर यहाँ पे आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट है तो सर आपने बोला था इनका डिफरेंस लो, पीछे वाली वैल्यू से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाय 100 करो। वो तब होता है जब आपके पास टाइम का गैप 1 साल का है। यहाँ पे 3 साल है, यहाँ पे 5 साल है, तो टाइम का गैप 2 साल का होगा, उसमें वो शॉर्टकट नहीं लगती। उसके लिए आपको बेसिक आना जरूरी है, उसका शॉर्टकट भी मैं समझाऊंगा। बेसिक ये होता है सबसे पहले कि आपके पास अमाउंट 2 लिखा हुआ है, तो अमाउंट 2 का मतलब अमाउंट होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 + R डिवाइड बाय 100 की पावर टी। दैट इज बेस्ड ऑन द CI, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। बाकी अमाउंट का फॉर्मूला वो भी होता है, प्रिंसिपल के अंदर अगर CI है तो CI लिख देंगे, ऐसे ही है तो ऐसे ही ऐड कर देंगे। अब अगर मैं आपसे सिंपल वर्ड्स के अंदर पूछूं कि आप ये बताओ कि यहाँ पे, सारे बच्चे ध्यान रखो, ये मेरे पास यहाँ पे 3 साल का आपके पास अमाउंट है, जो भी इसके आगे 4th ईयर होगा, 5 ईयर होगा, 6 जो भी आता रहेगा उसके लिए, तो यही इसका प्रिंसिपल है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट वगैरह सब ऐड हो चुका है अकॉर्डिंग टू दैट। तो अगर ऐड हो चुका है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे पास ये वाला 3 साल का है, तो ये वाला मेरे पास 5 ईयर्स का है, तो अगर मैं 3 साल वाले को बोल दूं कि तुम जो है वो प्रिंसिपल हो इसके लिए, तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे प्रिंसिपल इंटू 1 + R डिवाइड बाय 100 की पावर टी इज इक्वल टू इंटरेस्ट, इज इक्वल टू अमाउंट। अकॉर्डिंग टू दिस अमाउंट इज इक्वल टू 11232। और यहाँ पे जो टाइम होगा वो मेरे पास यहाँ पे 2 साल का आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 साल से 5 साल में जा चुके हैं। मैं रिपीट कर दूं समझाने के लिए, कई बार क्या होता है स्टूडेंट, आपको ये दिमाग में आएगा कि ये कैसे लिख दिया। मैं आपको पूरा सारा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि अगर मैं इसको ऐसे लिख लेता 1 + R डिवाइड बाय 100 की पावर टी इज इक्वल टू 7800 P 1 + R डिवाइड बाय 100 की पावर 5 इज इक्वल टू 11232। तो क्या इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला लिखा है। बट अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करने बैठूंगा यहाँ पे, तो प्रिंसिपल से कट जाएगा, ये से कट जाएगा पूरा का पूरा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा आपके पास 1 + R/100 की पावर 2, और ये आएगा 1, क्योंकि मैं इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये इससे पूरा कट जाएगा। 1 डिवाइड बाय दिस वैल्यू इज इक्वल टू 7800/11232। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही बन के आने वाला है। क्लियर? तो मैं आपको सिर्फ वर्ड्स के अंदर समझा रहा हूँ कि अगर मेरे पास 5 साल के लिए वैल्यू ये है, तो 3 साल के लिए वैल्यू ये है, तो 3 साल वाला प्रिंसिपल होगा 5 साल के लिए, तो मैं सीधा इस फॉर्मूले को लगा सकता हूँ। यहां से आप कैलकुलेट करेंगे, आर की वैल्यू आएगी। पहली बात तो ये। अब इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए आप ये भी तो सोच सकते हैं, 11232 है, तो यहाँ पे 7800 है, तो यहाँ पे स्केयर है, तो स्केयर उधर जाके स्केयर रूट होगा। बस ये मैंने सारा स्ट्रक्चर आपको ये स्केयर रूट के लिए समझाया। हमें इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे, क्योंकि इससे आपका टाइम बचेगा, नहीं तो फॉर्मूले से आंसर आएगा, टाइम थोड़ा लग जाएगा। अब कंसेप्ट ये है कि अगर आपके पास अमाउंट 3 साल का है, अमाउंट 5 साल का है, तो आप सीधा लिखेंगे 3 साल की वैल्यू और यहाँ पे लिखेंगे 5 साल की वैल्यू। 2 साल का अगर यहाँ पे गैप है, 3 और 5 दो, दो को साइड में लिख लेंगे। इसकी रेशो बनाओ, रेशो से आप इसको कट करेंगे, यहाँ पर ये कट करने के बाद आएगा 100 और ये आएगा 144। ठीक है, आप इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 25 आगे 36 करके, कोई दिक्कत नहीं है।
बट जब ये वैल्यू आएगी, जो मैंने आपको बोला 2 साल है, तो 2 साल है तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे। सर स्क्वायर रूट क्यों हुआ, अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया। अगर 3 आ गया तो क्यूब रूट करना पड़ेगा, 4 आएगा तो 4 रूट करना पड़ेगा। अब ये वैल्यू जो भी मेरे पास निकल के आएगी, ये याद रखना हमेशा, ये वैल्यू वही होती है जो यहाँ पे लिखा होता है। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट है और आगे नहीं ना लिखा कि यहाँ पे पर एनम है, हाफ ईयर है, क्वार्टरली है, नहीं लिखा हुआ। अगर नहीं लिखा हुआ तो पर एनम ही होता है। अगर हाफ ईयरली लिखा हुआ आया तो ये वैल्यू वैल्यू हाफ ईयरली होगी। अगर क्वार्टरली होगा तो क्वार्टरली लिखा होगा। अंडरस्टैंड? तो ये जो लिखा होगा वो वैल्यू यहाँ पे आती है। मतलब एक साल में 10 रुपए की चीज आपकी 12 हो चुकी है, तो इंटरेस्ट कितना मिला? 2 रुपए का। किसके ऊपर? इसके ऊपर। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 20%। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर? अगर यहाँ पे होता सर, ये मान लो हाफ ईयरली का क्वेश्चन होता, तो भैया अगर हाफ ईयर के अंदर आपको 20% मिल रहा है तो फुल ईयर के अंदर 40% इंटरेस्ट होगा। तो उसके हिसाब से आपकी कैलकुलेशन होगी। क्लियर? ये 2-3 बातें ध्यान में रखना भैया, और बच्चे फंसेंगे क्वार्टरली में। तो क्वार्टरली का क्वेश्चन आपको फिरदौसी में करवाया हुआ है। और अगर इसी क्वेश्चन से आपसे ये पूछ लीजिए फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्रिंसिपल, तो भाई उसको भी आप सिंप्लीफाई कर लोगे ना, क्योंकि अमाउंट आपके पास 3 साल की गिवन है 7800। ठीक है, टाइम आपके पास 3 साल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% निकल गया, तो प्रिंसिपल तो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 के ऊपर। Ram claimed to be lending money at simple interest, but he includes the interest every 6 months for the calculation of the principal. If he is charging an interest of rupees 20%, the effective rate of interest per annum become. So काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% की बात कर रहा हूँ, तो अगर यहाँ पे उसने कैलकुलेट किया कब? 6 मंथ के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आप चेक कर लो। रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम, तो ये पर एनम की कैलकुलेशन नहीं कह रहा, वो कह रहा है हाफ ईयर के अकॉर्डिंग। तो भैया हाफ ईयर के अकॉर्डिंग तो वो इंटरेस्ट उसका 10% हो जाएगा ना। एक साल में 20 मिल रहा है तो हाफ ईयर में तो आधे इंटरेस्ट मिलेगा। और याद आपको मैंने बताया था, जब भी आपके पास इफेक्टिव रेट होता है तो इसमें आप सक्सेसिव लगा दोगे, R+R मल्टीप्लाई बाय R/100। जिनको नहीं पता, ए बी वाला फॉर्मूला पढ़ा है सबने, A+B AB/100। ये फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर करेक्ट आ जाएगा 10+10 प्लस 10 × 10/100। तो इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 21%। ये उत्तर है। क्यों आया, कैसे आया, वो आपको हाफ ईयर का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा फिर दोस्ती से। क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं। A sum of rupees 6630 is divided into two parts in such a way that first part after 9 years, second part after 11 years, amount to be the same value. The rate of interest is 10%. Find compounded annually लिखा है, find each part। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले लगा दो सीधा सीधा, जैसे मैं अभी लगा के भी दिखाता हूँ, फिर हम इसको डायरेक्ट भी कर देंगे। मान लो जो हमारे पास यहाँ पे पहले वाली वैल्यू x है, वो 9 ईयर्स के अकॉर्डिंग चला दी हमने। 9 ईयर के अकॉर्डिंग, मतलब प्रिंसिपल इंटू 1+R डिवाइड बाय 100 की पावर टी। टी कितना आएगा? 9। आर को हमें 10% यहाँ पे लिख देंगे बाद में। डिवाइड बाय, डिवाइड लिखे, चलो मैं ऐसे लिख ले, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, डिवाइड रहने देते हैं, अभी इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। दूसरी वैल्यू कौन सी है? दूसरा प्रिंसिपल 6630 माइनस एक्स। एक प्रिंसिपल तो ये रहा, दूसरा ये रहा, मल्टीप्लाई बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट 1+R डिवाइड बाय 100 की पावर टी। दूसरे वाले को 11 साल, दो, एक को 9 साल, दूसरे वाले को 11 साल। उसने क्या लिखा है? उसने सेम वैल्यू लिखा। किसका सेम वैल्यू लिखा है यहाँ पे? उसने लिखा है कि अमाउंट टू सेम वैल्यू। अमाउंट का ही तो फॉर्मूला लिखा है ना मैंने, अमाउंट का प्रिंसिपल 1+R/100 की पावर टी। तो यही अमाउंट का फॉर्मूला है, दोनों के दोनों सेम है, तो इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ से ये वाला पोर्शन आपका कट जाएगा पूरा का पूरा, और x डिवाइड बाय 6630 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1+R डिवाइड बाय 100 की पावर टी। टी क्या आपके पास 2 साल बचा, क्योंकि 9 साल का 11 साल से कट गया। यहाँ से आप क्या करोगे? सिंप्लीफाई कर लोगे, तो आर की वैल्यू आर की वैल्यू तो गिवन ही है 10%, वो यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ से आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू को दूसरे में फिल करोगे, दूसरी वैल्यू आ जाएगी। एक तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका है कि अगर 10% की कैलकुलेशन है तो 10% का स्ट्रक्चर पता है सबको, 1/10 होता है, 10/100 करेंगे। 10 के ऊपर 1 का ये इंटरेस्ट मिलेगा, तो क्या हम इसको 11/10 लिख सकते हैं? और कितने साल की बात हो रही है? 2 साल की। सर 2 साल की कैसे? यहाँ से भैया जितना कट जाएगा, मतलब 11 जो है वो 9 से कट जाएगा, तो गैप कितना है? 2 साल, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि बाकी कट जाएगा।
और जितनी वैल्यू आएगी 121 आएगी और एक आएगी 100। तो इसी वैल्यू में आपके ये पैसे डिवाइड होते हैं 121/100 पे। टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 221, गिवन कितना है आपके पास 6630, जो कि मल्टीपल है यहाँ पे 30 का, तो इसको भी 30 मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 30 मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा 3000 पे, और ये आएगा मेरे पास 3630। ऑप्शन नंबर आपका ए नहीं सी सही है। क्लियर। अब ये शॉर्टकट सर क्यों लगाए, क्योंकि आपको इस कैलकुलेशन से बचना है, तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको एक एक दो दो याद करने पड़ते हैं जो आपका टाइम बचाएंगे। नहीं तो बेसिक से तो कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये क्वेश्चन बेसिक से आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 के ऊपर। The sum of money amount to rupees 8400 after 3 years, rupees 12,000 after 6 year at the simple interest, the rate of interest। अब सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखें, ठीक है। सो हमें पता है कि अमाउंट के अंदर, अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और यहाँ पे अमाउंट वो लिखा है तो मतलब हम इसी की बात कर रहे हैं। और अगर अमाउंट आपके पास जो है वो 12,000 है, जो कि प्रिंसिपल में 6 साल के इंटरेस्ट के बाद आई, और एक वैल्यू है 8400, जो कि प्रिंसिपल में 3 साल के इंटरेस्ट के बाद है। तो अगर दोनों को माइनस कर दे तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ 3600 रुपये का इंटरेस्ट आएगा, 3600 रुपये का, जो कि 3 साल का आपका इंटरेस्ट आएगा। तो मैं कह सकता हूँ 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा यहाँ पे 1200 रुपये। क्लियर। और अगर 1 साल का इंटरेस्ट 1200 इसमें ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 8400, विच इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस 3 साल का इंटरेस्ट। तो अगर मैं यहाँ से प्रिंसिपल निकालना चाहूंगा तो वो आएगा 4800 रुपये। उसने पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, तो हमें फॉर्मूला फिर से याद है, PRT/100 इक्वल टू इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना आएगा 4800 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, टाइम कितना है 3 साल। अगर मैं यहाँ पे 3 साल लिख रहा हूँ तो यहाँ पे डिवाइड बाय 100 करने के बाद यहाँ पे भी 3 ही साल का इंटरेस्ट आएगा ना। अगर यहाँ पे 1 साल लिखूंगा तो 1 साल का इंटरेस्ट आएगा, आपकी मर्जी है वो। अब यहाँ से कैंसिल आउट कर लेंगे, ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 1200, और ये इससे कट जाएगा 4 बार, ये इससे कट जाएगा 25, तो आर की वैल्यू निकल के आ रही है 25%। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं लास्ट 20 के ऊपर। इफ द रेशियो ऑफ द डिफरेंस if the ratio of the difference of SI and CI for the 2 years and the 3 years is given 4:13, find the rate of interest। काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा ट्री मेथड का समझा देता हूं कि प्रिंसिपल ए और बी, प्रिंसिपल, ये ट्री मेथड है 3 साल का, ए और ए, फिर बी और बी और बी, फिर आएगा सी। ये होता है ना, हाँ 1 2 ठीक है, ये होता है। सारे बच्चे ध्यान रखें कि अगर आपके पास डिफरेंस है SI और CI का 2 साल का और 3 साल का, तो 2 साल का जो डिफरेंस होता है वो होता है इसमें सिर्फ बी, और 3 साल का डिफरेंस क्या होता है, ये वाला। क्लियर, पहली लाइन को छोड़ के डिफरेंस होता है। तो 2 साल का डिफरेंस कितना है 4 है, तो यहाँ पे मैं 4 लिख दूं, बी की वैल्यू 4 गिवन है, तो अगर इसमें बी की वैल्यू 4 है तो इसमें भी बी की वैल्यू 4 ही होगी ना। और ये कितना हो गया, 4 की वैल्यू टोटल कितनी है 12। 13 बनाने के लिए मुझे सी को कितना रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। और सी कब आएगा, सी आता है जब आप बी के ऊपर इंटरेस्ट लगाते हो, तो मतलब 1 रुपए का जब आपको इंटरेस्ट मिलता है किसके ऊपर, इस 4 के ऊपर, तो क्या मल्टीप्लाई बाय 100 करके इंटरेस्ट आएगा 25%। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। बहुत ही बेस्ट शॉर्टकट है इस क्वेश्चन का। और ये ऐसा क्यों हुआ, ट्री मेथड ये कौन सा होता है, फॉर्मेट क्या है, वो आपको मैंने बेसिक में समझाया हुआ है, ठीक है। तो आई होप सबको ये वाले कंसेप्ट क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो आज की क्लास हमारी इतनी है, और कल 2-3 क्लास हमारी हुई है अभी तक, और मैं देख रहा हूँ काफी बच्चे इसको लगा भी रहे हैं। जो बच्चे प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं उनकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो रही है, उनको पता है क्वेश्चन वगैरह, उनको काफी फायदेमंद होंगे। कुछ बच्चे अभी थोड़े इग्नोर के ऊपर बैठे हुए हैं कि पेपर पास में आएगा तब कर लेंगे। कुछ बच्चे ये भी डिमांड कर रहे हैं सर नहीं यहाँ पे एफकेड लिखा है, अगर टीए लिखेंगे तो ही पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। आपकी मर्जी है, आप जैसे करना चाहते हो कर सकते हो। अगर यहाँ पे टीए लिखा होगा, CAPF लिखा होगा, या CSET लिखा होगा, या SSC लिखा होगा, उससे ये वाला क्वेश्चन थोड़ी चेंज हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो सभी एग्जाम के लिए। क्लियर। तो आप जो भी स्टूडेंट जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, आई रेकमेंड कि आप इस प्लेलिस्ट को लगाएं, और इससे आपका फायदा ही होने वाला है, ठीक है। CAPF का जब पेपर आएगा तो उससे पहले उसका कोर्स आ जाएगा, टेरिटोरियल का आएगा उससे पहले उसका कोर्स आ जाएगा, CSET आएगा उससे पहले उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। बट ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं सारे कोर्स आपको अलग अलग सेपरेट स्टार्ट कर दूं, या फिर ऐसे कर दे। एफटेड का भी चल रहा है, CDS, सारे कोर्स चल रहे हैं, जो पढ़ना चाहो पढ़ लो। उसके लिए तो बहुत बड़ी टीम चाहिए, आपको भी पता है बहुत बड़ी टीम चाहिए उसके लिए।
ठीक है, फिर भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत बड़ी टीम के तो ऑलरेडी इधर-उधर यूट्यूब चैनल बहुत से चल भी रहे हैं। तो आपको वहाँ पे कंटेंट ही नहीं समझ आ रहा कौन-सा पढ़ना है, कौन-सा नहीं पढ़ना है, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से पढ़ें, क्या करें। तो यहाँ पे मैंने एक आपको अप्रोच बताया था कि आप जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हो, फिरदौसी बैच में आपका सारा अर्थमैटिक है, बट लगाना तो आप ही को पड़ेगा। आप अगर अपनी लाइफ का 2-3 घंटे एक टॉपिक के ऊपर इन्वेस्ट करके नहीं फाइंड कर सकते कि वो कोर्स आपके लिए अच्छा है या नहीं है, तो मेरे ख्याल से आप कोई उस पेपर की तैयारी से तो बहुत दूर हो चुके हो फिर। आपको ये खुद ही देखना पड़ेगा कि फिरदौसी बैच में बार-बार रिकमेंड कर रहा हूँ, परसेंटेज लगा लेते हैं। चलो ऐसा करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस लगा लेते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको टाइम एंड डिस्टेंस का मान लो कुछ भी नहीं आता, इस प्लेलिस्ट को लगा लो, 1 से 2 बार लगा लो, एक ही टॉपिक को, टाइम एंड डिस्टेंस को 2 बार कर लो। तो आपके एफकेट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएंगे अपने आप ही। टाइम एंड डिस्टेंस छोड़ो, ऐसा ही है, सीआई करवाया, ऐसे ही पढ़ लो सारा, जाके ऐसे ही आपके सारा कवर हो जाएगा। बट करना तो आप ही को पड़ेगा। मेरा काम था पढ़ाना, मैंने आपको यहाँ पे करवा के ये कोर्स दे दिया एक बार। अब हम ये नहीं है कि हम बार बार वही कोर्स डिस्कस करते रहेंगे। जो हमने किया हुआ कंटेंट है उसको बार बार पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, वो आपके लिए अवेलेबल है। हाँ, हम उसको प्रैक्टिस वाइज कर सकते हैं, उसके क्वेश्चन नए बना सकते हैं, नया फॉर्मेट आ सकता है, जो अपडेटेड क्वेश्चन है वो कर सकते हैं, बट बेसिक तो आप ही को करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं लास्ट बार भी बोल के हटा था, इस बार भी बता रहा हूँ कि जो भी आप स्टूडेंट पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ोगे तो फायदा होने वाला है। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक में हमेशा इस वीडियो के लास्ट में बताता हूँ। काफी बच्चे तो यहाँ तक वीडियो देखते नहीं है कि पता नहीं कौन सा टॉपिक है, चलो कर ही लेंगे जो आएगा। ठीक है, बट कोई बात नहीं भैया, नेक्स्ट टॉपिक आपको बता रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर आपको ट्रेन भी पढ़ाया जाएगा और आपको बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सारी मिल जाएंगे। अगर सारा बोट एंड स्ट्रीम करना है तो इसी से कर लो। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो मिक्स क्वेश्चन करने का फायदा होगा। तो ये कल आपके तीनों टॉपिक आपके कवर करवाए जाएंगे। क्लियर? सो आई होप सबको आज की क्लास समझ आई आई होगी। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।